Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start lecture number 3. From chapter number 16, Support and Movement. जी, today we are going to discuss significance of secondary growth. जी क्लास, जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स लिख लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ, एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन गिड्थ और विड्थ ऑफ प्लांट्स। यानी कि जब पौधे की लंबाई इंक्रीज़ होगी तो वो प्राइमरी ग्रोथ है, और जब पौधे की चौड़ाई इंक्रीज़ होगी तो वो सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, अब प्लांट्स के पास ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दीज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, बहुत तेज़ी से जो हैं ये डिवाइड होते हैं, और मेजॉरिटी प्लांट्स में सिर्फ यही सेल्स हैं जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी है। इन्हीं सेल्स की वजह से पौधा प्राइमरी ग्रोथ भी करता है, इन्हीं सेल्स की वजह से पौधा सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है। उसके अलावा प्लांट्स के पास कोई एक दो सेल्स ऐसे हैं जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी है, अदरवाइज़ किसी भी प्लांट सेल के पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है। जैसे जाइलम अगर काम करना छोड़ देता है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर नया जाइलम ही नहीं बनेगा अगर वो डिवाइड नहीं करेगा। फ्लोएम सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते, पिथ सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते, कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सकते। तो प्लांट्स जो हैं वो तो इतने साल ग्रो करते रहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ भी करते रहते हैं, चौड़े भी होते रहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, नई शाखें निकलती रहती हैं, नए पत्ते निकलते रहते हैं। जब प्लांट सेल्स जो हैं वो डिवाइड ही नहीं कर सकते तो फिर पौधा जो है वो कैसे ग्रो करता है, पौधा इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मदद से ग्रो करता है। ठीक है, देखें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड दो टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और दूसरे कौन से हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एपिकल का वर्ड निकला है एपिक्स से, एपिक्स मीन्स टिप। सो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में देखें आप, ये देखेंगे, ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं। तो रूट्स जो हैं उनकी भी टिप है, ये देखेंगे टिप है रूट्स की, और जो स्टेम है उसकी भी टिप है, ये देखेंगे ये टिप है स्टेम की। सो स्टेम के ऊपर जो सेल्स हैं टिप पर, ये हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और रूट की टिप्स के पास भी क्या हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जितना भी रूट्स लंबा होना चाहे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, तो ये सेल्स तेज़ी से डिवाइड करेंगे तो रूट्स भी लंबी होती जाएंगी और स्टेम भी जो है वो लंबा होता जाएगा। यानी कि पौधा क्या कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा है। किन सेल्स की वजह से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से। अब जब प्लांट जो है ना वो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होता है
तभी साथ साथ वो अपनी सेकेंडरी ग्रोथ की भी तैयारी करता जाता है। देखें, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे ग्रो करते करते जब ऊपर जाते हैं, तो अगर हम इस स्टेम को यहाँ से कट करके इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ऐसे सामने से देखें इसको, तो हमें नज़र आएगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे रिंग्स की फॉर्म में स्टे करते गए। 2 लेयर्स की फॉर्म में हमें ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, एक बाहर और एक अंदर। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो मुसलसल जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते क्या कर रहे हैं, एक रिंग ऐसे पूरा along the length of the plant, along the length of the tree, एक पूरा सिलेंडर, एक पूरा रिंग जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बाहर की साइड पर, और एक पूरा रिंग जो है वो along the length of plant अंदर की साइड पर जो है वो छोड़ते हुए ऊपर जाते जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास रिटेन रहती है एबिलिटी डिवाइड होने की, बाकी प्लांट सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। सो प्लांट ने जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करना है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो लंबाई के लिए ज़रूरी हैं, सो उसने अपनी विड्थ भी तो इंक्रीज़ करनी है। तो ये जो सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो मौजूद हैं प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को थ्रू आउट द लाइफ कंट्रोल करने के लिए, और इन रिंग्स को हम नाम देते हैं, जो बाहर वाला रिंग है इसे हम कहते हैं कॉर्ड कैम्बियम, और जो अंदर वाला रिंग है इसे हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। जी, सो कॉर्ड कैम्बियम जो है वो नई कॉर्क और बार्क बनाता है, और वास्कुलर कैम्बियम जो है वो नए वास्कुलर बंडल्स बनाता है। वास्कुलर बंडल्स इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। सो देखें, जो भी नए सेल्स प्रोड्यूस होने हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन से प्रोड्यूस होंगे, बाकी प्लांट के सेल्स जो हैं उनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। सो प्लांट या ट्री थ्रू आउट द लाइफ जब भी डिवाइड करना चाहेगा तो उसके पास ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो प्लांट की प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ग्रोथ्स को कंट्रोल करेंगे। सो अब आते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पर। मैंने ये डेफिनेशन लिखी, इंक्रीज इन गिल्ट और विड्थ ऑफ प्लांट्स बाय कॉर्ड कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। सो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। जब पौधा अपनी चौड़ाई को इंक्रीज़ करता है, क्या इस्तेमाल करके, कॉर्ड कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम के मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन का इस्तेमाल करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए तो मैंने आपको बताया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स 2 तरह के हैं। एक को हमने कहा कॉर्ड कैम्बियम और एक को हमने कहा वास्कुलर कैम्बियम। सो इन कॉन्सेप्ट्स की क्लियरेंस के बाद जो है वो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के सिग्निफिकेंस क्या हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के प्लांट के ऊपर, दरख्त के ऊपर क्या असरात हैं, इसके क्या पॉजिटिव फ़वाइद हैं, क्या ये पौधे को फ़ायदे जो हैं वो पहुंचाते हैं। सो अब जो है वो हम इनके सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं, उस सेकेंडरी ग्रोथ का जो है वो प्लांट्स को क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि इंक्रीज़ इन विड्थ हो जाती है, प्लांट्स की जो है वो चौड़ाई इंक्रीज़ हो जाती है। सो हम जो है वो सिग्निफिकेंस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज़ इन विड्थ ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़। सो ये हमारे पास पहला सिग्निफिकेंस है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा देखें इसका, मैं अगेन ड्रॉ करने लगी हूँ। ये है जी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ वुडी प्लांट। मैंने एक दरख्त की स्टेम को जो है वो कट करके उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सामने से दिखाया है। सो ये हमारे पास उसकी बार्क है दरख्त की,
ट्री की बार्क शो कर दी मैंने डबल लाइन से। उसके बाद हमारे पास है जी वॉस्कुलर कैम्बियम की लेयर, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं which have ability to divide rapidly and meristematic cells retain their ability to divide rapidly। वो अपनी इस ability को कभी नहीं जो है ना वो ख़त्म होने देते, perpetual होते हैं, लाजवाल होते हैं। सो ये है जी हमारे पास दूसरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि पौधे की विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। सो इन्हें लेबल कर लेते हैं। ये ग्रीन में मैंने शो किया है कॉर्क कैम्बियम और रेड से मैंने शो किया है वॉस्कुलर कैम्बियम। और जो स्टेम के सेंट्रल सेल्स होते हैं ना वो पिथ सेल्स होते हैं, ठीक है। वॉस्कुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पर पाया जाता है जी जाइलम सेल्स। अंदर की साइड पे क्या पाए जाते हैं? जाइलम बंडल्स। और बाहर की साइड पे पाए जाते हैं जी फ्लोएम बंडल्स। जहाँ जहाँ जाइलम होता है वहाँ वहाँ पे फ्लोएम होता है, क्योंकि जाइलम से वाटर मूव करके फ्लोएम में आए तो फिर फूड जो है ना वो फ्लोएम में प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंगली मूव करती है, ठीक है। सो ये जो अंदर वाली लेयर है सिंगल लेयर, ये हैं जाइलम वेसल्स। और ये जो ब्लैक मैंने बंडल्स शो किए हैं ये हैं जी फ्लोएम टिश्यूज़ जी। अब देखें ये जो सेंट्रल रेड पोर्शन है ये क्या है? वॉस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम, जो कि अभी फ़िलहाल इस स्टेम के अंदर फंक्शनल है, ये काम कर रहे हैं। पानी की ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम, फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम। लेकिन जैसे ही ट्री ने, दरख्त ने अपनी चौड़ाई इंक्रीज़ करनी होगी तो क्या होगा कि ये वाले जाइलम और फ्लोएम क्या हो जाएंगे? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। और इनकी जगह पर ये वॉस्कुलर कैम्बियम नए जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा। तो होगा क्या कि ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम है इसके सेल्स डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर अपने अंदर की साइड पर नए जाइलम प्रोड्यूस करेंगे और अपने बाहर के साइड पर नए फ्लोएम प्रोड्यूस करेंगे। ये जो नए जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और वो जो प्राइमरी वाले जाइलम फ्लोएम थे उनको हम यहाँ पे ग्रीन से शो कर लेते हैं। ये देखें ये जाइलम जो है वो किधर चला गया? अंदर की साइड पे चला गया। ये है जी प्राइमरी जाइलम जो कि अब फंक्शन अपना लूज़ कर देगा। अब जो फंक्शनल सेल्स हैं वो हैं जी सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और ये जो प्राइमरी फ्लोएम था ये भी क्या करेगा? अपना फंक्शन लूज़ कर देगा। इस तरह जैसे जैसे स्टेम जो है वो अपनी विड्थ इंक्रीज़ करती जाएगी तो वो नए सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करती जाएगी। और वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फंक्शनल हो जाएंगे और जो पुराने वाले जाइलम और फ्लोएम थे वो डेड हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे? सेंटर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जाइलम जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फ्लोएम जो है वो यहाँ पर पुराने वाले जो प्राइमरी जाइलम हैं वो और प्राइमरी फ्लोएम जो हैं वो डेड होते जाएंगे और एक लेयर जो है वो नई बनती जाएगी, नए जाइलम की और नए फ्लोएम की, जो कि फंक्शनल होंगे, जो कि काम करेंगे। ऐसे क्या होगा कि सेंटर वाली वुड डेड होती जाएगी और पेरिफेरल वुड, साइड वाली वुड जो है वो लिविंग होती जाएगी। सो हमारे पास इस सेंट्रल डेड वुड को, सेंट्रल डेड वुड इज़ नेम्ड एज हार्ट वुड। इस वुड को हम किसका नाम देते हैं? हार्ट वुड का। और जो पेरिफेरल लिविंग वुड होगी नए जाइलम और नए फ्लोएम वाली, उसे हम कहेंगे जी सैप वुड। सो अगर हम हार्ट वुड और सैप वुड की डेफिनेशंस देखें तो हमारे पास हार्ट वुड की डेफिनेशन क्या है? नॉन लिविंग, मतलब सेल काम नहीं कर रहे, नॉन लिविंग बेजान हो गए हैं, एंड नॉन कंडक्टिंग,
और कुछ कंडक्ट भी नहीं करके लेके जा रहे हैं। नो वाटर कंडक्शन, नो फूड कंडक्शन, सो नॉन लिविंग एंड नॉन कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ वुड इज़ कॉल्ड हार्टवुड। और अगर हमने सैपवुड की डेफिनेशन बतानी है, सो सैपवुड की डेफिनेशन क्या होगी? लिविंग एंड कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ वुड, ऐसी लकड़ी जो जानदार भी है, जिंदा भी है और पानी और फूड की ट्रांसपोर्ट में भी मदद कर रही है, कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड करवा रही है, वो सैप वुड है। सैप का वर्ड जो है वो वाटर और डिज़ोल्व मिनरल से ही निकाला गया है। जैसा कि आपने जो है वो पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मीन्स वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो जो लकड़ी फंक्शनल है, पानी और फूड ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसे हम सैपवुड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी। अब जो है ना इंक्रीज़ इन विथ ऑफ प्लांट्स था जी पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस, ये मैंने इंक्रीज़ इन विथ को जो है वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे होती जाती है, नए जाइलम और नए फ्लोएम बनते जाते हैं, तो दरख्तों के अंदर, दरख्तों की स्टेम के अंदर एनुअल रिंग्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक साल लगा के जो है ना वो नए जाइलम और नए फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं। तो नए जाइलम फ्लोएम काम करना शुरू कर देते हैं और जो पुराने जाइलम फ्लोएम होते हैं वो डेड हो जाते हैं। सो इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, लिविंग और डेड के दरमियान में एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिसे हम एनुअल ग्रोथ रिंग कहते हैं। देखें, ग्रोथ की वजह से ये रिंग बना है, इसलिए हम इसे एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। और हम ये रिंग्स काउंट करके ट्री की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। हम ट्री की एज का पता लगा सकते हैं कि ये दरख्त जो है वो कितने साल पुराना है, क्योंकि एक साल हम कंसीडर करते हैं उस एक रिंग को। तो ये रिंग इतने पास पास होते हैं कि इतने इजीली काउंटेबल नहीं है कि आराम से जो है ना वो हमने काउंट कर लिए। बहुत क्लोज नज़र आते हैं दरख्त में। आपने जो है वो देखा होगा, लकड़ी जब काटी जाती है तो वो बिल्कुल अंदर से स्मूथ टेक्सचर शो नहीं करती, वो बिल्कुल जो है वो प्लेन नहीं होती, उसके अंदर हमें रिंग्स नज़र आते हैं। सो वही रिंग्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग्स। तो दूसरा सिग्निफिकेंट सेकेंडरी ग्रोथ का है कि एनुअल ग्रोथ रिंग्स बनते हैं और उससे हम ट्री की एज का पता लगा सकते हैं। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ से जो सेंट्रल वुड है वो डेड होती जाती है। तो बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे हैं जो अपनी सेंट्रल वुड में मटेरियल स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कौन से मटेरियल? जैसा कि रेजिन्स, जैसा कि गम्स, जैसा कि टेनिन्स, जैसा कि ऑयल्स। सो वो अपनी डेड वुड में इन सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और इन चीज़ों को स्टोर करने से क्या होता है? दे प्रिवेंट देमसेल्व्स, वो अपने आप को क्या करते हैं? बचा लेते हैं। किससे बचा लेते हैं? फ्रॉम इंसेक्ट अटैक एंड फ्रॉम डिके। जब ये अपना मटेरियल जो है वो अपनी हार्डवुड में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 15 में होम्योस्टैसिस में हमने जो है ना वो एबोनाई पढ़ा था। द ट्रीज़ that produces very black wood in the center by accumulation of their waste material। वो अपना वेस्ट मटेरियल बीच में जमा करते हैं और सेंट्रल वुड ब्लैक हो जाती है। वो भी वाली वुड भी हार्डवुड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यूज़फुल मटेरियल स्टोर हो रहा है। ये रेजिन्स, गम्स, टेनिन्स, ऑयल्स, ये हम दरख्तों के अंदर से एक्सट्रैक्ट करवा के उसको अपनी लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ है इनका बहुत ज़्यादा। उसके अलावा दरख्त को क्या फ़ायदा है कि दरख्त जो हैं वो डीके से, मतलब डैमेज होने से बच जाते हैं और कीड़े मकोड़ों के अटैक से भी बच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी हम बात करते हैं कि ये जो कैम्बियम्स की बात की है हमने, एक तरफ हमने बात की है कॉर्ड कैम्बियम की, एक तरफ हमने बात की है वॉस्कुलर कैम्बियम की। एक काम तो ये क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्ड कैम्बियम और वॉस्कुलर कैम्बियम की मदद से पौधा अपनी विड्थ को क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन कैम्बियम्स का ये है कि जब
दरख्त को जो है ना वो कट लगा दिया जाता है। हम उसमें से मटेरियल लेना चाह रहे हैं, जैसे लेटेक्स, जैसे रबर निकालते हैं, दरख्त को कट लगा के साथ बकेट जो है वो बांध देते हैं, तो मटेरियल फ्लो होता उस बकेट में जमा होना शुरू हो जाता है। अब वो जो कट जो है वो दरख्त को चाहे हमने लगाया है चाहे किसी और वजह से लग गया है, ठीक है, या कोई दरख्त जो है वो डैमेज हो गया कहीं से, सो उस दरख्त के अंदर से भी तो सारे सेल्स डैमेज हुए हैं, कॉर्टेक्स के, बार्क के, कॉर्क के, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ये सारे सेल्स जो हैं वो कट लगाने से क्या हो गए, डैमेज हो गए। सो ये कैम्बियम जो है वो वूंड हीलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही दरख्त को ऐसे कट लग के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये कैम्बियम एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होके दोबारा से सारे सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। कॉर्टेक्स के सेल्स, कॉर्क के सेल्स, फिर पित्त के सेल्स, सारे सेल्स को दोबारा से यही प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ऑलमोस्ट द ओनली सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड इन प्लांट्स एंड ट्रीज़। इन्हीं के पास तो डिवाइड होने की एबिलिटी है। जैसे इंसान या एनिमल्स को चोट लगती है तो वो चोट भर जाती है सेल्स की डिवीजन से, हमारे तो सारे सेल्स के पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है, रिपेयर हो जाते हैं वो। लेकिन प्लांट्स के पास सिर्फ एक सेल्स हैं जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी है, बाकी किसी के पास नहीं है, ठीक है। सो यही कैम्बियम जो है वो रोल प्ले करता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग्स। हम जो है वो ग्राफ्टिंग करते हैं, पैवनकारी, हम एक स्टेम जो है वो एक पौधे से ले लेते हैं, दूसरा स्टेम दूसरे पौधे से लेके उनको कट करके एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं और उसको ऊपर से थ्रेड से या टेप से बंद कर देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज वो दोनों स्टेम्स मिलके एक ही स्टेम बन चुकी होती है। पता ही नहीं चलता कि हमने दो डिफरेंट जो है ना वो वैरायटीज़ से उनको ग्राफ्ट किया है, उसकी पैवनकारी की है। तो उसमें भी क्या होता है, उन दो स्टेम्स को जोड़ने के लिए भी ये वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं और दोनों स्टेम्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कैम्बियम के दो फंक्शंस थे, ठीक है। एक फंक्शन सेकेंडरी ग्रोथ करना और दूसरा फंक्शन क्या करना, वूंड हीलिंग करना, और उसके अलावा इसी में ही फर्दर फंक्शन है कटिंग्स और ग्राफ्टिंग्स में रोल प्ले करना। ये कैम्बियम्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना वो हमारे पास, मैं आपसे जो हूँ वो येलो बॉक्स डिस्कस करने लगी हूँ। येलो बॉक्स में जो है ना वो बुक में वैरायटी बताई हुई है लकड़ी की, कि लकड़ी जो है वो किन बुनियादों पर जो है मुख्तलिफ होती है। मीन्स के क्वालिटी ऑफ वुड जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है। क्वालिटी ऑफ वुड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, कि कितनी मजबूत लकड़ी है, स्ट्रेंथ ऑफ वुड, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, कंप्रेसिबिलिटी का भी यही मतलब है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, और उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी बेंड हो जाती है, और उसके अलावा उसका टेक्सचर कैसा है, और उसका कलर क्या है, लाइट है, डार्क है, और उसके अलावा उसके पास शॉक एब्जॉर्प्शन कितनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर लकड़ी की क्वालिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। डेंसिटी, स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्सचर एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। सो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर क्वालिटी ऑफ वुड जो है वो डिफरेंट है, और हम इन्हीं की बुनियाद पर लकड़ी सिलेक्ट करते हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लकड़ी जो है वो अच्छी है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो सबसे फेमस है वुड वो है जी क्वार्टस सुबर हमारे पास सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होने वाली लकड़ी है, जिसको जो है वो वुडन वर्क में यूज़ किया जाता है। सो ये भी आपने जो है वो क्वेश्चन के लिए इसे याद कर लेना है। अब जो है वो हम बुक से देख लेते हैं क्या जी क्लास। सो चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 25, इसमें है जी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन है, सेकंड पैराग्राफ में वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम डिस्कस किए हैं, थर्ड पैराग्राफ में
सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं ये एक्सप्लेन किया है। और फोर्थ पैराग्राफ में, बल्कि थर्ड पैराग्राफ में एनुअल ग्रोथ रिंग्स भी डिस्कस हुए हैं। और फोर्थ पैराग्राफ में सैपवुड और हार्टवुड, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ट्रीज़ अपने अंदर मटेरियल को अकोमुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो आपको वुंड हीलिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग बताई वो लास्ट पैराग्राफ में है। एंड दिस इज़ येलो बॉक्स दैट एक्सप्लेन्स द क्वालिटी ऑफ द वुड। सो ये एक छोटा सा जो है वो पैराग्राफ है विद एग्जांपल, और ये कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं मैंने आपको, इनको आप जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। थैंक यू। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।